टाइम स्टडी में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम पर्यावरण का पार्ट 11 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 10 डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हो उनको। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप रिवीजन के तौर पर इनको लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आप भी बताने की कोशिश करना सेल्फ में कि इसका आंसर कौन सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवार फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कहते हैं। फर्श की प्राकृतिक रंग देने के लिए उन्हें किस लिए लीपा जाता है? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा और उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। तो आप बता सकते हो इसका कौन सा आंसर है। तो मैं आपको बता रही हूँ क्यों लीपा जाता है। इसका आंसर थर्ड है, चिकना और साफ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह यह किया जाता है, यानी कि दाने को भूसे से अलग करना, वो क्या कहलाती है? तो फसल की कटाई तो इसमें आता है, लेकिन अपन इसको नहीं लगाएंगे। फसल की कटाई में सभी प्रोसेस आ जाती हैं। हस्त चयन तो ये नहीं है, पिकिंग, हैंड पिकिंग बोलते हैं इसको। थ्रेसिंग और निष्पावन, यहाँ हम देख सकते हैं थ्रेसिंग भी इसके लिए होता है, दानों को भूसे से अलग करने के लिए, और निष्पावन भी होता है। निष्पावन को अपन विनोइंग बोलते हैं इंग्लिश में, विनोविंग। विनोविंग में क्या होता है कि इस तरीके से उसको दानों को भूसे सहित बरसाया जाता है और हवा के द्वारा दाने और भूसा दोनों अलग हो जाता है। किसी सूप या छलनी की मदद से उसको बरसाया जाता है। तो ये कैसी है? बहुत एशियंट पद्धति है, यानी कि पुरानी हो गई है, लेकिन अभी जो प्रचलन में है तो वो थ्रेशिंग द्वारा यूज होता है। आप बता सकते हो वैसे इसका आंसर कौन सा है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट थर्ड वाला है, क्योंकि अभी प्रचलन में थ्रेशिंग द्वारा इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहेलियां शामिल की जाती हैं, लेकिन वहाँ इनमें दिया है उद्देश्य कौन सा नहीं है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये नहीं है। तो किसी भी प्रकार से बच्चों को हमको भ्रमित नहीं करने देना है, उनको भ्रम नहीं पैदा करना है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बिल्कुल ये सही है, यानी कि सृजनात्मकता होनी चाहिए उसमें और चिंतन का विकास होना चाहिए। बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का, यानी कि जो उनकी तर्कण शक्ति होती है, उसके लॉजिकल पावर होती है, उसका क्या करना है, अपन को विकास करना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो इसका फर्स्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त O है और A रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, जिसके पहले बच्चे का रक्त समूह O होने की कितनी संभावना है? तो 50% संभावना है, यानी कि O वाले पुरुष से अगर A वाली महिला की शादी होती है तो वहाँ 50% चांस है कि उसका जो बच्चा है वो O रक्त समूह का होगा। तो इसका थर्ड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टूटता तारा उल्का है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग को पकड़ लेता है, या एक समान गति से चलने वाला तारा है, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक सितारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो इसका टूटता तारा क्या होता है? जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो घर्षण के कारण क्या होती है, आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए वो टूटता तारा दिखाई देता है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वथन और बाष्पीकरण में अंतर क्या है? यहाँ पे क्वथन और बाष्पीकरण में पूछा है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि बाष्पीकरण से नहीं, तो ऐसा नहीं है। क्वथन में द्रव से बाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता, तो ये भी नहीं है इसका। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण की नहीं, तो ये भी नहीं है। बाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि बाष्पीकरण तो किसी भी ताप पर हो सकता है, लेकिन जो क्वथन होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो इसका आंसर 4th वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आंकलन में शामिल होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर मैं यहाँ बता देती हूँ डायरेक्ट। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पेरेंट्स के साथ क्या करना, उसको बांटना, जो भी उन्होंने जो मूल्यांकन किया है उसका। तो इसका 3rd वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में नहीं तैरता है, तो इसका कारण क्या है? तो हम देखते हैं इसका आंसर, पहले देख लेते हैं। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि जो नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि नींबू साधारण पानी में तो डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में नहीं डूबता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित, यानी कि उनको रखा जा सकता है, परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कम ताप पर भोजन की नमी, जो नमी तत्व होते हैं वो घट जाते हैं, या रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी अपन उसमें फ्रिज में कोई भी सामान रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो कम ताप पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की जाती है? जब रक्त की जांच के द्वारा जो मलेरिया की जांच होती है, तो उससे किसकी उपस्थिति में उसको, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की जाती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं, या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसको अपन प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो क्या होता है, उपस्थित होता है। तो वहाँ पर उसकी पहचान की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। हम यहाँ इसका, अगर प्लाज्मोडियम नहीं होता तो हम बाकी क्वेश्चन पहले पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर